मजहबी आस्था, मजहबी जुनून आपको इंसाफ से हटने नहीं देना चाहिए। जो हो रहा है कल को क्रिश्चियन के साथ में भी हो सकता है, सिखों के साथ में भी हो सकता है। मस्जिदें ये हमारा मजहबी मसला है, ईमानी मसला है, नमाज़ पढ़ना, इबादत करना, और ये हमारी अपनी चीज़ है। इसके अंदर इंटरफेयर करना, ये जो इंटरफेयर हो रहा है ये बिल्कुल दस्तूर के ख़िलाफ़ हो रहा है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इस सिलसिले के अंदर हमारा बुनियादी इदारा है, उसके ज़िम्मेदारान ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हम इस मुकम्मल बिल को मुस्तरद करते हैं। जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है, मोहतरम उलमाए किराम और रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट दोस्तों, आपकी खिदमत में सलाम और आदाब पेश है। आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप सबके सामने इसका एजेंडा वाज़ेह है कि ये दरअसल 2024 का जो अमेंडमेंट वक्फ बिल है उसके अगेंस्ट में और उसके ऑब्जेक्शन के तौर पर है। अब आप ये देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इन हालात में एक के बाद एक मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस मौके पर जो बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि आखिर इस अमेंडमेंट बिल में हम क्यों ऑब्जेक्शन रेस कर रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि जो औकाफ है, जिसको हम हिंदू धर्म में शराइन कहते हैं, और हमारे सिख भाई जो है उनके भी अपने औकाफ हैं, तो ये औकाफ मुसलमानों का खालिस मजहबी रिलीजियस मैटर है। और भारत का जो दस्तूर है उसका चैप्टर नंबर 3 में 25 आर्टिकल 25, 26 और 29 में जो फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, तो उसमें इसका जिक्र है कि हर माइनॉरिटी को और हर मज़हब के मानने वाले को अपने मज़हब पर चलने की आज़ादी, और उसके जो मजहबी इदारे हैं उन इदारों को भारत के दस्तूर के बुनियाद में शामिल है। और एक बात यह है कि भारत के दस्तूर में यह भी चीज़ दर्ज है कि कौन सी चीज़ें जो तब्दील की जा सकती है और कौन सी चीज़ें जो कोई हुकूमत उसको तब्दील नहीं कर सकती है। तो जो भारतीय नागरिक का जो फंडामेंटल राइट है उसको कोई हुकूमत तब्दील नहीं कर सकती है, उसके खिलाफ कोई बिल नहीं लाया जा सकता है। आप देखिए कि इस सिलसिले में भारत के दस्तूर का 53A, तो भारत के दस्तूर के 53A में ये बात लिखी हुई है कि फंडामेंटल राइट्स में जो चीज़ें दर्ज हैं उसको तब्दील नहीं किया जा सकता है। हम इस बात को देखते हैं कि औकाफ ये मुसलमानों का बहुत खालिस मजहबी मसला है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं, हर धर्म के मानने वालों का ये मजहबी मसला है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले जब इस्लाम की दावत दुनिया के सामने पेश की, तो उसी दौर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब जीवन था, उसी ज़माने में भारत के लोगों ने भी, हमारे राजा ने, हमारे यहाँ के लोगों ने उस वक्त ही इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि आज से 1300-1400 साल पहले से ही भारत में औकाफ की बुनियाद पड़ी है। औकाफ का मैटर इतना आसान नहीं है कि ये 50 साल और 25 साल पुराना हो। और हम देखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़माने में अपने सहाबा को औकाफ के लिए कहा था कि अल्लाह की राह में वो माल को खर्च करें, जिसके ज़रिए से लोगों की तालीम, एजुकेशन और उनके जो रिलीजियस उमूर है, उसके मामलात है, वो अंजाम दिए जा सके। तो मैं आपसे ये बात अर्ज कर रहा था कि ये जो औकाफ की प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी का जो ओनर है वो अल्लाह होता है। अल्लाह के सिवा कोई इसका ओनर नहीं बन सकता। ये जो भारत का ये जो बिल है 24 का, इस बिल की आप मुखालिफत क्यों कर रहे हैं? पहली मुखालिफत की बुनियाद तो ये है कि ये मुसलमानों के धार्मिक मसाइल में मुदाखलत और इंटरफेरेंस है। क्योंकि यहां सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, भारत में जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं उन तमाम के भी औकाफ हैं। और आप उनके दस्तूर को पढ़िए, उस दस्तूर में कोई भी दूसरे मजहब का मानने वाला
वो उसका मुतवल्ली नहीं हो सकता, उसका कस्टोडियन नहीं हो सकता। अगर हम सिखों के गुरुद्वारों को देखते हैं या उनके औकाफ को देखते हैं या हमारे जो भी दूसरे और भी नॉन मुस्लिम भाई हैं, लेकिन हम इस चीज को देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ा मसला यह पैदा हुआ कि जो औकाफ का कस्टोडियन है वो ये जो अमेंडमेंट है उसके जरिए कस्टोडियनशिप तब्दील हो रही है, क्योंकि इसमें यह बात लिखी हुई है कि जो यानी काउंसिल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया है जिसके 20 कोर मेंबर्स होते थे, अब वो तब्दील कर दी गई है। अब उसके कोर मेंबर्स 21 होंगे और 21 में 11 जो है वो मुसलमान नहीं होंगे। यानी आप सोचिए कि मोर देन 50% भारत के औकाफ के वो लोग होंगे कि जिनका ताल्लुक मजहबी मामलात को जानते ही नहीं। हम आपके सामने इसलिए आपके माध्यम से ये बात बताना चाहते हैं कि ये मामला कोई कम्युनल मसला नहीं है, ये कम्युनल मसला नहीं है, ये दरअसल कोई भी जो धार्मिक संस्था है ये उसका इशू है। अब आप बोलिए कि एक मस्जिद है, अब भारत में लाखों मस्जिदें जो औकाफ के तहत आती हैं, ये बात बताई जाती है कि 13 लाख मस्जिदें। अब मस्जिदों का निजाम कौन चलाता है? ये एक चीज जो मैं आपके सामने बता रहा हूं कि सबसे पहली चीज जो है इसके अंदर कि कस्टोडियनशिप कलेक्टर के पास जाएगा। अब कलेक्टर कोई जुडिशरी तो है नहीं और वो ये कहते कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं है तो नहीं है, जबकि आप जानते हैं कि कितनी अजीब और गरीब बात है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि भारत की जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उसके 50% पर इस वक्त भी हुकूमती इदारों का कब्जा है, 50% प्रॉपर्टी पर। जब इंदिरा गांधी ने 1973 में एक सर्कुलर जारी किया था, वो सर्कुलर को आप देख सकते हैं, जो 2013 का कानून पास हुआ था वक्फ कानून का, उसमें वो सर्कुलर दर्ज है जिसमें प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने हुकूमत के तमाम इदारों से ये बात कही थी कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर अगर तुम्हारा कब्जा है तो वो कब्जा हटा लो, क्योंकि ये उन लोगों का धार्मिक प्रॉपर्टी है, उनको वापस करो। और अगर तुम वापस नहीं कर सकते तो उनको एज पर द नॉर्म उनको किराया दो, उनको रेंट दो। ये देखिए एक वक्त की, ये बहुत लंबी बात नहीं है, उस वक्त ये बात थी। अब ये चीजें हमारे सामने है कि अब मामला ऐसा हो गया है कि अब जो है तो प्रॉपर्टी का जो मालिक है वो गोया कि उसके फैसला करने वाला कलेक्टर हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा? इसमें यह होगा कि जो 50% औकाफ की प्रॉपर्टीज हैं जिस पर इस वक्त हुकूमती इदारे कहीं ना कहीं काबिज है, वो ऑटोमेटिकली एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए औकाफ के हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि वो बोलेंगे तुम्हारी है ही नहीं, तुम कैसे इसके ऊपर दावा कर सकते हो। और एक बात मजीद ये है कि वक्फ को मुस्तहकम करने के लिए 2013 के कानून में जो बात दर्ज थी वो ये थी कि अगर वक्फ की प्रॉपर्टी को किसने गसब किया, किसी ने उस पर नाजायज कब्जा किया, तो उसको नॉन बेलेबल वारंट के तहत गिरफ्तार किया जाता था और उसके खिलाफ वो चार्जशीट लगाई जाती थी, जिसके नीतीश कुमार मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के वफद ने भी, जमात के वफद ने भी चंद्रबाबू नायडू से जाकर आंध्र प्रदेश में मुलाकात की। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जो लीडरशिप है उन्होंने नीतीश कुमार से भी बहुत तफसीली गुफ्तगू की और उन्होंने ये कहा कि इस मसले में हम हुकूमत के साथ नहीं हैं। इसी वजह से जी वो स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको हम पार्लियामेंट में पास नहीं होने देंगे। ये बात उन्होंने उन लोगों से कही है। उन्होंने कहा कि हम आपके फेवर में, बाकायदा दूसरे जो तेलंगाना की हुकूमत है उसने भी कहा कि हम इस बिल को लागू नहीं होने देंगे, कर्नाटक की हुकूमत ने कहा है। असल में ये जेपीसी में जो बिल गया है उसकी वजह दरअसल हमारे वो लोग भी है, नीतीश कुमार साहब हो या चंद्रबाबू नायडू हो, इन लोगों ने भी दबे अल्फाज में ये बात कही है कि ये बिल सही नहीं है। जी, इसमें भी खुद असल में वक्फ बोर्ड के साथ में कहीं ना कहीं इसमें भी एक मतलब है कि ऑनेस्टी नहीं है। जिन लोगों का मैटर है सिर्फ उन्हीं से राय लेनी चाहिए। मैटर सिर्फ मुसलमानों का है, क्योंकि मस्जिदों के मुतवल्ली मुसलमान हैं, मदरसों के मोहतमिम मुसलमान हैं और ये पूरा जो दरगाहें हैं और जितनी प्रॉपर्टीज है ये सब मुसलमान हैं और राय ली जा रही है सबसे राय ली जा रही है। कितनी अजीब बात है, आप सोचिए कि एक जो है किसी का पर्सनल मैटर है, जेपीसी के इस फैसले की मुखालिफत पूरे हिंदुस्तान में की गई है। अभी इस वक्त मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तकरीबन हर हफ्ते मीटिंग हो रही है
और मैं खुद चूंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर हूं, मैं उसमें रास उसकी कमेटी में भी शरीक हूं, तो मैं इन सब चीजों को जानता हूं। इस पर मुखालिफत बाकायदा जेपीसी के पास, जी जी जी, जेपीसी से मिले। बस ये जो है कल का लास्ट डे है। कल ये पूरे जितने ऑब्जेक्शंस दाखिल होंगे, अब तक तकरीबन 1 करोड़ के ऊपर ऑब्जेक्शंस दाखिल हो चुके हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ की साइड से। वे जेपीसी को 1 करोड़ से ज्यादा ऑब्जेक्शन सुबह तक जा चुके थे। कल तक हो सकता है कि 1 करोड़ 20 लाख 25 लाख तक पहुंच जाए। ये गोया कि एक तरह से एक गवर्नमेंट के लिए एक मेमोरेंडम है, एक आवाज है कि भाई इसके खिलाफ है सारे के सारे लोग। रेफरेंडम भी एक अवामी, सही बोल रहे हैं, पब्लिक रेफरेंडम। हाँ, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं लोग भी इसके साथ शामिल नहीं हो रहे हैं? हाँ, देखिए अब आपने ये जो सवाल किया, दूसरी बात सुनिए, दूसरी एक बात, तो इससे पहले लोगों ने ट्रिपल तलाक के ऊपर फॉर्म भर के दिए, उसके बाद एनआरसी के ऊपर फॉर्म भर के दिए, औरंगाबाद के ऊपर फॉर्म भर के दिए, हर जगह फॉर्म भर के दिए, और वो बातें लोगों की एक्सेप्ट नहीं की गई। कहीं ना कहीं ये बात तो नहीं है जो लोग उनका सामने नहीं आ रही है। हाँ सही नहीं, वो मसला वो नहीं है। मसला असल में गवर्नमेंट के मूड का है। उस वक्त गवर्नमेंट की जो फैब्रिक थी, तो उसके अंदर आपको ये सब मालूम है कि चाय पीते पीते बड़े बड़े फैसले हुए। ऐसे कानून जो लोगों के बहुत सारी चीजों पे असरअंदाज होते हैं, ऐसे कानून भी वहां ऐसे पास हुए, वो है कि कानून नहीं, कोई बस हाथ उठा के कानून पास हो गए। इस पर पूरी अपोजिशन चीखती रही, लेकिन चूंकि पार्लियामेंट इस कदर मुअत्तल थी कि अपोजिशन नाम की भी वहां पर कोई चीज नहीं थी। अब भारत के जो लोग हैं उन्होंने हकीकत को जाना, और अब एक बहुत ही मजबूत अपोजिशन मैदान में आई है, और वो अपोजिशन अवाम की बात को पार्लियामेंट के ऐवानों में पूरी कुव्वत से पेश कर रही है। तो आपने जो इश्काल दायर फरमाया है, वो बात चूंकि 2024 से पहले की है। अब 2024 के बाद का जो इंडिया है, वो इंडिया बहुत माशाल्लाह एक दस्तूर के मुताबिक चलने वाला इंडिया होगा इंशाल्लाह। नहीं, जैसा भी आप बता रहे हैं कि इसमें तमाम अवाम से ऑब्जेक्शंस मंगवाए जा रहे हैं। हाँ, ये गलत है ना, गलत है ये। अब अगर इंडिया की पॉपुलेशन देखा जाए तो उसमें जो है तो आपकी मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है और अदर कास्ट की पॉपुलेशन कितनी है? जी जी जी। अगर वो तमाम अपने ऑब्जेक्शंस या सजेशन दाखिल करते हैं, जी हाँ जी हाँ, तो उनकी क्वांटिटी यकीनन मुसलमानों की क्वांटिटी से ज्यादा होगी। जी जी जी। और मेजॉरिटी इज द लॉ हाँ, गिने जाते हैं जमहूरियत में। जी जी। ऐसी सूरत में आप लोगों का क्या मौक़िफ़ रहेगा? ये जो मैटर है, ये मैटर भी दरअसल ऊपर ज़ेर गौर है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के डिस्कशन में ये चीज़ आई। हमारे भी जमात के ऑफिस ने जो सोचने वाले लोग हैं, शूरा है, वहाँ पर ये बात आई है। जी, हमारे और साथियों से भी जवाब लेते हैं। तो मैं ये बात आपसे कह रहा था कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो चीज़ें अभी चैलेंज करना है जिसको, लेकिन चूंकि ये पूरे इमरजेंसी में राय तलब की गई है, इतनी इमरजेंसी में ऐसी राय कभी तलब नहीं की गई। एक बहुत तवील वक्त दिया जा सकता है। इतनी बड़ी माइनॉरिटी जिसकी आबादी 25 करोड़ से ज्यादा है, और उससे कहा जा रहा है कि 1 हफ्ते में अपनी राय दे दें, 15 दिन में अपनी राय दे दें। आप सोचिए कि ये खुद काबिल गौर बात है। प्रॉपर्टी में हाथ डाले, अब उन्होंने वो कानून निकाल दिया। अब कोई भी शख्स वक्त की जमीन पर कब्जा कर सकता है, और अगर उसने कर लिया तो उसके लिए बेलेबल वारंट है, वो आसानी से छूट जाएगा। उसके मुकदमे की समाअत होगी और नतीजे में वो जमीनें हड़प भी कर सकता है। भाइयों, इसमें जितने भी यानी तकरीबन 40 इसमें अमेंडमेंट है। ये 40 जो अमेंडमेंट्स हैं, अगर एक एक नुक्ते पर आपके सामने बात की जाए तो आप ये कहेंगे कि साहब ये दरअसल एक माइनॉरिटी के मजहबी और रिलीजियस मैटर को पूरी तरह तबाह करने का कानून है। आप कह सकते हैं कि एक बात इस सिलसिले में मैं एक बात आपके सामने और रखना चाहता हूं, मेरे साथ में और भी लोग हैं। 2013 का जो वक्फ कानून था, वो वक्फ कानून आज भी भारत का सबसे बेहतरीन वक्फ कानून है। 2013 के वक्फ कानून को बनाने के लिए तकरीबन जो है 13, 14 साल, 16 साल तक स्टडी की गई। 1995 से लेकर 2005 तक कई सर्वे वक्फ कमेटियों के बनाए गए, कई कमिश्नर्स ने अपने सर्वे पेश किए। औकाफ के सिलसिले में जितनी डिटेल स्टडी थी वो सारी स्टडी जमा की गई,
और 2005 में वक्फ के ताल्लुक से मुकम्मल चीजें सामने आई। फिर उसके बाद में सच्चर कमेटी बैठी। सच्चर कमेटी ने डिफरेंट चीजों पर स्टडीज की मुसलमानों की, उसमें वक्फ पर भी स्टडी की, और सच्चर कमेटी ने 6 साल तक वक्फ पर स्टडी करने के बाद ये बताया कि मुसलमानों की वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, जो इनके बुजुर्गों ने इसलिए दी थी ताकि इनका एजुकेशनल डेवलपमेंट हो, ताकि ये वेलफेयर काम हो सके और ये जो कम्युनिटी है वो अपने आप को अपलिफ्ट कर सके, तो वक्फ की प्रॉपर्टी उस वक्त उन्होंने बताया था कि 9 लाख एकड़ जमीन पर ये मुश्तमिल है। अगर ये प्रॉपर्टी सही मानों में इस्तेमाल कर ली जाए तो मुसलमानों को किसी भी तरह के कोई इजाफी मदद की जरूरत नहीं है, ये कम्युनिटी खुद डेवलप हो सकती है। और ये बात कब कही गई? जबकि सच्चर कमेटी ने यह बात कही कि भारत में सबसे ज्यादा बैकवर्ड फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली कोई अगर एजुकेशनली कोई अगर कास्ट है, कोई कम्युनिटी है तो वो मुसलमान है। और मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने वन ऑफ द जो उन्होंने स्कीम पेश की वो वक्फ का सही इस्तेमाल है। उसके बाद में मनमोहन सरकार ने उस पर काम किया और वक्फ कानून 2013 को पास किया। वक्फ कानून 2013 के बाद में सही मानों में वक्फ की प्रॉपर्टीज को महफूज करने का एक काम भारत में शुरू हुआ। लेकिन मैं आपको आखिरी बात जो बताना चाहता हूं, कितनी तशवीशनाक है कि आज से 2 साल पहले वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया को मुअत्तल कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया। अभी सबसे बड़ा इशू क्या है? इशू यह है कि वो कानून अगर पास हो गया बिल 2024, तो हमने उसके जो खतरात महसूस किए वो आपके सामने पेश किए। इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे बहुत सारे अनासिर हैं जो हमको नुकसान, वक्फ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके ऊपर अलग से गुफ्तगू की जाएगी और उसी धर्म के मानने वालों के पास होनी चाहिए। आप देखिए, कर्नाटका को, तमिलनाडु को, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, जितने भी कस्टोडियनशिप हर एक मजहब के मानने वाले की उसी के पास है, बल्कि उसमें लिखा हुआ है कि कोई और धर्म का मानने वाला उसका कस्टोडियन नहीं बन सकता। तो आखिर इसमें मुसलमानों के जो प्रॉपर्टीज हैं उसको, धार्मिक प्रॉपर्टीज को हासिल करने की कैसी कोशिश है? दूसरी बात मैं आपके सामने जो इस सिलसिले में कहना चाहता हूं कि इस अमेंडमेंट बिल की हम क्यों मुखालिफत कर रहे हैं। देखिए, इसमें बुनियादी तौर पर अगर आप इसको देखेंगे कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं, इन प्रॉपर्टीज के सिलसिले में अगर कोई तनाज़ा हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उसको हल करने के लिए भारतीय सिस्टम में यानी 13 वक्फ बिल, वक्फ कानून 2013 के तहत यह था कि एक ट्रिब्यूनल बनाया गया था। उस ट्रिब्यूनल में एक फर्द, एक रिप्रेजेंटेटिव एग्जीक्यूटिव से, एक जुडिशरी से और एक वक्फ बोर्ड से, ये 3 लोगों का एक ट्रिब्यूनल होता था जो वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में अपना एक स्टडी करने के बाद में उसका डिसीजन देता था कि ये वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ की है या ये वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है। और अगर वो डिसीजन वहां ना हो तो फिर उसके बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पूरे दरवाजे खुले थे। लेकिन इस अमेंडमेंट बिल के अंदर सबसे खतरनाक बात यह भी है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को इख्तियार दे दिया गया है कि जो उस इलाके का आईएएस ऑफिसर होगा, जो एसडीएम होगा, कलेक्टर होगा, वो गोया के वक्फ प्रॉपर्टीज के बारे में अगर कोई ओनरशिप का कोई अगर प्रॉब्लम हो तो उसका फैसला वो करेगा। और 2 साल से ये नया कानून, इसकी स्टडी शुरू है। इस कानून को जो बनाया गया, इसके लिए जितने वक्फ के इदारे हैं पूरे भारत में, लाखों की तादाद में, किसी एक से भी राय नहीं ली गई, किसी भी एक से भी राय नहीं ली गई, कोई सर्वे नहीं किया गया। जितने मुसलमानों के मैटर्स है उनसे किसी से मालूमात नहीं ली गई। जिस तरह से केस स्टडी होनी चाहिए प्रॉपर, वो नहीं की गई। और अचानक 2 साल के बाद में यह कानून लागू कर दिया गया और कहा गया कि यह कानून पार्लियामेंट में पेश किया गया। तो आप देखिए कि यह कानून को बनाने के लिए यह जितना बड़ा मसला है, उसके लिए जितनी डीप स्टडी चाहिए, जितनी थारो स्टडी चाहिए, जितनी मल्टी डायमेंशनल स्टडीज चाहिए, वो नहीं की गई है। और करोड़ों अरबों खरबों की जो प्रॉपर्टी है मुसलमानों की, मुसलमानों से मुराद भारत के एक माइनॉरिटी की, उसको किस तरह से जो है टारगेट किया जा रहा है। तो हम इस मौके पर आप जैसे लोग जो हक के प्रति अपने आप को पेश करते हैं,
सच्चाई की आवाज को दुनिया के सामने लाते हैं। हम आपके सामने ये बात रखना चाहते हैं। हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि इस मसले में तमाम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही, तमाम हमारे बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में नॉन मुस्लिम भाई भी हैं जिन्होंने मुसलमानों के इस मसले को महसूस किया है और अब पार्लियामेंट में इसके खिलाफ आवाजें उठने लगी। हमने ये बात आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए बुलाई है कि हमारे जो सबसे अहम डेमोक्रेसी का जो सबसे बड़ा सुतून है वो मीडिया है। मीडिया जो है इस इशू की स्टडी करे और वो हक और सदाकत का साथ दें, सच्चाई का साथ दें और ये जो जुल्म है, नाइंसाफी है, इसको रोकें। यही मेरी चंद इब्तदाई बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी।